बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप बिल्कुल खैरियत के साथ होंगे। मैं भी खैरियत के साथ हूँ और दुआगो हूँ कि आप जहाँ रहें बिल्कुल खैरियत के साथ रहें। आपके घरों में, आपकी ज़िंदगियों में अमन, अमान और सुकून रहे। आमीन सुम आमीन। तो बिल्डिंग देख के आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि मैं रेलवे स्टेशन पे हूँ और ये मेरा कल का व्लॉग है। इससे पहले कि व्लॉग का सिलसिला आगे बढ़े, आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने कमेंट में ज़रूर बताइएगा अपनी राय। तो जी, मैं लाहौर रेलवे स्टेशन पे थी और मेरे साथ थे मेरे भाई और हम लोग यहाँ पे आए थे अपनी बहन को मिलने के लिए। मेरी बहन, उनके हस्बैंड और बेटी और बाकी फ़ैमिली के अफराद जो है वो कराची जा रहे थे और मुख्तसर सा उनका क़याम था लाहौर रेलवे स्टेशन पे। तो हमने मौके को गनीमत जाना और फ़ौरन ही जो है ना उनको मिलने के लिए पहुंच गए। हम लोगों के एरिया में चूँकि ट्रेन नहीं जाती है तो हम लोगों ने बहुत कम ट्रेन पे सफ़र किया है। मैंने शायद 2009 में अपनी ज़िंदगी का पहला ट्रेन का सफ़र जो है वो किया हुआ था नारोवाल से सियालकोट से लाहौर, जब मैं अपनी गवर्नमेंट जॉब के सिलसिले में गई थी मेडिकल करवाने के लिए सियालकोट। मेरी पहली प्लेसमेंट जो है वो सियालकोट के एक तहसील में हुई थी। तो उन दिनों मेडिकल की शर्त ये होती थी कि मुतल्लिका डिस्ट्रिक्ट में जाकर मेडिकल करवाएं। तो उस वक्त रमज़ान था और शाम में वापसी के लिए हमें जो है ना अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस, शायद मेरा ख्याल है यही नाम था, वो मिल गई थी। और वो मेरा ज़िंदगी में ट्रेन का जो है ना वो पहला एक्सपीरियंस था। उसके बाद फिर कभी रेलवे स्टेशन पे आने का इत्तेफाक भी नहीं हुआ। तो आज जब भाई ने मुझे कहा कि रेलवे स्टेशन चलो तो मैं बड़ी एक्साइटेड हो गई। मैंने कहा ज़रूर, बिल्कुल ज़रूर चलती हूँ, क्योंकि बहन को मिलने की बहुत दिनों से मुझे ना बड़ी शदीद ख्वाहिश हो रही थी। मैं बड़ी उदास हो रही थी उसके लिए। तो अल्लाह ताला ने ये सबब कर दिया। बल्कि मैं कह रही थी कि देखें, एक दो रोज़ पहले मैं बड़ी दिल से ख्वाहिश कर रही थी और कैसे अल्लाह ने मेरे दिल की दुआ जो है ना वो कबूल की और इस तरह से एक जो है वो सिलसिला बन गया उनको मिलने का। तो जनाब, रेलवे स्टेशन एक बड़ी अलग सी दुनिया है। यहाँ जाके ना बड़ी अजीब सी मेरी फीलिंग्स हुई। बहन को मिलने की, भांजी को और बहनोई को और फैमिली को मिलने की खुशी अपनी तरफ, लेकिन साथ ही कुछ परेशान और गमगीन होके भी मैं वापस आई। उसकी वजह जो है ना वो साथ साथ आपको बताती रहूँगी। तो यहाँ पे हम लोग जो है ना वो प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे आ चुके थे और मैं बड़ी हैरान हो रही थी कि किसी किस्म की कोई मॉडर्न सफरी सहूलियात यहाँ पे मुयसर नहीं थी। इस ज़माने में भी लंबी सी ऊंची सी सीढ़ियाँ थी जो गालिबन अंग्रेज़ के दौर की बनाई हुई थी और उन्हीं सीढ़ियों से जो है ना लोग चढ़ के आ रहे थे। कोई लिफ्ट वगैरह या कोई बरकी जीने नहीं थे। जो कुली थे वो भी इतना इतना भारी वज़न उठा के उन्हीं सीढ़ियों पे चढ़ रहे थे और कुलियों के लिए भी कोई ट्रॉलीज़ नहीं थी, आम पब्लिक के लिए कोई ट्रॉलीज़ नहीं थी। हमारे पास कुछ खाने पीने की अशिया थी जिनकी वजह से हमसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था और तेज़ रफ्तार जो ट्रेन है वो बस पहुंचने वाली थी, लेकिन हम लोगों ने कहा कि चलो अंदर वेटिंग रूम में जाके बैठ जाते हैं। तो ये वेटिंग रूम था जनाब, इसमें भी आप हालत इसकी देख लें। फिर हर आवाज़ पे मैं बाहर निकल के देख रही थी कि हमारी मतलूबा ट्रेन पहुंची है कि नहीं। अल्लाह अल्लाह करके जनाब पहुंच गई। तेज़ गाम थी ये और वाकई तेज़ गाम थी। थोड़ी देर पहले मुरीद के थी और फिर यकदम ही जो है ना प्लेटफार्म पे आ गई। तो जल्दी जल्दी में हम लोग जो है ना मतलूबा बोगी की तरफ निकले। अच्छा, अब हम लोगों को इतना कोई ख़ास पता तो नहीं है कि बोगी नंबर और आगे फिर उसकी कैबिन्स और ये वो सारा, क्योंकि मैंने बताया हम लोग ट्रैवल नहीं करते हैं। तो बहन के साथ फ़ोन पर राब्ते में थी और साथ इस बात की भी जल्दी थी कि पता नहीं अब इसका स्टे कितनी देर का होता है, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है ना वो बहन को मिल के उसके साथ स्पेंड कर लिया जाए। तो तेज़ी तेज़ी से जो है ना हम लोग यहाँ प्लेटफॉर्म पे ट्रेन के साथ साथ तकरीबन समझे कि भाग ही रहे थे। चलो कंपार्टमेंट कौन सा बोला इसने? कोई नहीं बताया, पूछना था ना। पूछ लेते हैं अभी। आपको लेके जाने आया हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हो भाई?
अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। आप सुनाइए कैसी है? ये है जी मेरी भांजी नेमल, और आप जो है ना वो मेरे व्लॉग में इसको माशाल्लाह से पहली दफ़ा देख रहे हैं। माशाल्लाह से ये अब 2 साल की होने वाली है, और साथ में ये मेरे बहनोई, और साथ में उनके भतीजा है ये छोटा। और इतनी खुशी हो रही थी, बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही थी, और साथ ही जो है ना वो इस चीज़ की जल्दी के अभी ट्रेन कहीं चली ना जाए, तो यहाँ पे मैं अपनी मेमोरीज़ को कैप्चर कर रही थी। और साथ ही साथ जो है ना बहन को कहा कि खाना डाल के दो फैमिली को, जो हम लोग लेके आए हुए थे साथ, और थोड़ी सी गपशप चल रही थी। वो मुश्किल मेरा ख़्याल है हम लोग 10-15 मिनट ही अंदर बैठे होंगे, और फिर जो है ना वो ट्रेन ने चलना शुरू कर दिया। बल्कि पीछे को जा रही थी, शायद उसके साथ कुछ और बोगियाँ अटैच कर रहे थे, और जो और दीगर जो भी ज़रूरियात होती हैं वो वहाँ रेलवे स्टेशन पे पूरी कर रहे थे। तो मेरी भांजी जो है ना वो उसके मिले जुले से तासुरात थे। थोड़ी सी खुश भी थी और थोड़ी सी नर्वस भी कि पता नहीं खाला और मामू कहाँ से आ गए। तो मैं बैठे बैठे इसको देख रही थी, इसको बिरयानी अच्छी लग रही थी, और साथ ही साथ जो है ना मेरी तरफ कभी देखे कभी मामू को देखे। तो मिले जुले से तासुरात थे। ननिहाल में कम कम आती है, इसलिए अभी इसकी उस तरह से हमारे साथ अटैचमेंट नहीं है, और जब यहाँ घर पे भी आती है तब भी वापसी के लिए बहुत शोर करती है अपने दादा दादी के लिए, बहुत बहुत ज़्यादा उनके लिए उदास हो जाती है। तो बहरहाल जी बड़ा अच्छा लगा, बहुत 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 अच्छा लगा, मिलके दिल खुश हो गया। हम लोग बैठे बातें कर रहे थे तो इतनी देर में ट्रेन ने दोबारा से चलना शुरू कर दिया। अब मेरे बहनों ने कहा कि जनाब ट्रेन चल पड़ी है, फटाफट उतरे। बाहर निकले हैं तो बाहर भी लोगों ने कहा कि जल्दी उतरे, आपने उतरना है। तो यहाँ पे जनाब असल एडवेंचर शुरू हुआ, और मैंने जनाब चलती ट्रेन से छलांग लगाई और बड़ी मुश्किल से अपना बैलेंस बरकरार रखा, और मेरे पीछे पीछे भाई ने भी छलांग लगाई। बड़ा देखने वाला मंजर था, बस उसको रिकॉर्ड कोई नहीं कर सकता था। उसके बाद मैं तो इतना हाँफना शुरू हो गई कि यहाँ से पानी की बोतल ली, थोड़ी देर प्लेटफार्म पे बैठे रहे, और उसके बाद फिर मैंने कहा कि चलो अब चलते हैं। अच्छा उस वक्त तो कोई एक्साइटमेंट में पता कोई नहीं चला उस छलांग का, बाद में घुटनों में टांगों में बड़ी दर्द हो रही थी। तो ये भी मैंने कहा चले ज़िंदगी में एक ये नया एक्सपीरियंस भी कर लिया। तो बहरहाल मैं आपको बता रही थी कि यहाँ पे कोई अलग सी दुनिया है रेलवे स्टेशन की। भाई ने मुझे कहा कि चलो आओ मैं तुम्हें दिखा के लाता हूँ, और यकीन करें मैं वहाँ पे कुलियों की हालत देख के इतनी दुखी हो रही थी। कई ऐसे कुली थे जिनकी टांगें जो है ना उनमें टेढ़पन आ चुका था मुसलसल वज़न उठा उठा के। एक मुझे इसी तरह से फालिज ज़दा एक अंकल मिले जो 3 बैग सर पे उठा के ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे। उनको देख के इतनी तकलीफ़ हुई कि इस हालत में भी इस तकलीफ़ के साथ जो है ना वो ये काम करने पे मजबूर हैं। अपनी तरफ से मेरे से जो मदद हो सकी वो मैंने उनकी की, लेकिन मैं ये सोच रही थी कि यार ये इस सदी में भी, इन दिनों में भी ये लोग इस ज़ालमाना सिस्टम के तहत काम कर रहे हैं। इनको पाकिस्तान रेलवे कोई ट्रॉलीज़ क्यों नहीं दे सकता, और ये सीढ़ियों का सिस्टम ख़त्म करके कोई ज़ेर ज़मीन गुज़रगाह क्यों नहीं बनाई जा सकती, जिनमें ट्रॉलीज़ में लोग सामान अपना खुद कैरी कर लें या यही कुली उनको धकेल दें। मतलब इस चीज़ को अच्छे तरीके से मैनेज किया जा सकता है, लेकिन क्यों नहीं किया जा रहा, मुझे बहुत हैरत हो रही थी इस बात पे। मेट्रो स्टेशन, ऑरेंज लाइन स्टेशन जो हैं उन पे इतनी जदीद तरीन सफरी सहूलियात मुयसर है, तो पाकिस्तान रेलवे के स्टेशन जो हैं वो इतने निगलेक्टेड क्यों हैं। ठीक है वो खसारे में चलने वाला एक इदारा है, लेकिन सफरी सहूलियात तो हमारा हक़ है। कितने हज़ारों मुसाफिर जो हैं वो रोज़ के आते जाते हैं, और यकीनन सामान उठाने में और इधर उधर ले जाने में उनको तंगी होगी। और मैं देख रही थी कि मोस्टली जो काम करने वाले यहाँ पे कुली थे उनकी टांगों में बाकायदा टेढ़पन आ चुका था वज़न उठा उठा के। यही चीज़ जब मैं सियालकोट जाया करती थी अपनी जॉब के सिलसिले में ना, तो मेरी गाड़ी ना सब्ज़ी मंडी से गुज़रा करती थी, तो वहाँ पे मैंने ये महसूस की थी कि वहाँ पर भी जो लोग थे वो भी वेट उठा उठा के ना उनकी टांगों में एक टेढ़पन आ जाता था हड्डियों में। तो बड़ा दुखी सा दिल लेके मतलब मैं यहाँ से निकली हूँ। दुख इन लोगों की हालत ज़ार पे हो रहा था, और अपने मुल्क के दुनिया से इतने 40-50 साल पीछे होने पे हो रहा था। शायद आप मेरी बात से इत्तफाक ना करें, आपको लगे कि बहुत ही नेगेटिव सोचने वाली बंदी है ये, लेकिन यकीन करें कि मुझे पता नहीं क्यों फ़ील हो रहा था कि
اس جدید دور میں جب بہت کچھ آسان ہو سکتا ہے، ہم پاکستانیوں کی زندگیاں ابھی بھی بہت بہت مشکل میں ہیں اور بہت ہم پیچھے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے اور سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے. یہاں سے ہم اسٹیشن سے باہر آئے اور جناب گھر جب نکلے ہیں، گھر پہنچے ہیں، تو گھر میں ایک نیا امتحان تھا. ہوا کچھ یوں کہ پچھلی رات کو نا میرا بھائی پاک پتن اکاڑا سے واپس آیا، لیٹ نائٹ واپس آیا، تقریباً 11-12 کا ٹائم تھا، اور وہ ساتھ میں جناب یہ ساری سوغاتیں وہاں سے لے کے آیا. یہ پتوں کی سے اس نے کوئی مرنڈا لیا ہوا تھا، کافی سارا مرنڈا لے کے آیا، بڑا مزے کا تازہ بنا ہوا کوئی مرنڈا تھا، اور ساتھ میں جو ہے نا گڑ لایا تھا. اور یہ گڑ جو تھا نا یہ بالکل دیسی بنا ہوا تھا، تازہ کہیں پہ بن رہا تھا، وہاں سے یہ تھوڑا سا لے کے آیا، اور اس کا بھی بہت بہت مزے کا ذائقہ تھا. اس کے ساتھ وہ دریائے ستلج سے فش لے کے آیا، اور بہت سارا کوئی ساگ لے کے آیا. میرا خیال تھا کوئی 10 کلو ہوگا. تو اس سے ایک دن پہلے بھائی جو ہے نا وہ دوسرا بھائی قصور گیا ہوا تھا. اچھا، اس نے تو اپنی بات پہ عمل کیا اور بالکل کچھ نہیں لے کے آیا نا. ستلج پاک پتن پاک پتن گیا سی تے تسی قصور گئے سی تے کچھ بھی نہیں لے کے آئے. ਅਸੀਂ ਕਸੂਰ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੀ. کوٹرا تھا کچن چو. اور یہ جو میرے بھائی پاک پتن گیا ہوا تھا نا، اس کو بہت شوق ہے چیزیں لانے کا. یہ دیکھیں نا ساگ اتنا سارا لے کے آیا، اور اتنی میرے لیے تو بھائیوں کے ساتھ ہنسی مذاق چل رہا تھا. جو ساگ لے کے آیا وہ تقریباً 10-15 کلو تھا، اور اس کو کاٹنا اور اس کو تیار کرنا وہ بڑا مشکل تھا، کیونکہ گھر میں صرف میں اور بھابھی تھی، اور بھابھی بیمار تھیں. تو امی ہوں تو وہ خود ساگ وغیرہ پکاتی ہیں. میں نے بہرحال رات کو اس کو جو ہے نا کٹ کرنا شروع کر دیا تھا، اور صبح یقین کریں 10-11 بجے تک تو ہم ساگ کو کاٹنے اور صاف کرنے پہ ہی لگے رہے. اور پھر بہن کی طرف جانا تھا. تو جب میں واپس آئی ہوں نا مل کے بہن کو اسٹیشن سے، تو یہ والا مشکل کام میرے لیے پڑا ہوا تھا، اس کو گھوٹا لگانا. اور میں نے جناب پتیلے کو دیا گوڈوں میں، اور جتنا زور لگتا تھا پٹھوں کا وہ لگا کے جو ہے نا اس کو گھوٹا دینا شروع کر دیا. لیکن کوئی نہیں، ساگ جو ہے نا وہ ہم سے گھوٹے میں اس طریقے سے بالکل بھی تیار نہیں ہوا. فائنلی جو ہے نا پھر وہ اپنا غیر دیسی طریقہ استعمال کیا، اور ایک چاپر جو تھا اس میں اس کو ڈالا، اور اللہ کر کے جناب تیار ہوا. کافی زیادہ تھا، یہ دیکھے سارے ڈبے بھر کے فریز کرنے کے لیے رکھے. تو ریلوے اسٹیشن سے جو لگائی ہوئی چھلانگ تھی اس نے کیا تھکایا تھا، اس سے ڈبل ساگ نے تھکا دیا. تو وہ ڈبے بھر کے فریج میں رکھے، اور کچھ کو بھابھی نے یہ تڑکا لگایا، اور اس طرح جناب ہمارا ساگ تیار ہوا. بہت مزے کا یمی بات ہو. البتہ وہاں سے پاک پتن سے نہیں آیا تھا، وہ ہم نے خود ہی لے کے اس میں ایڈ کیا لاہور سے ہی. اور بہت مزے کا تھا ساگ تھا بھائی پاک پتن کا، بہت جوسی اور مزے کا. تو یہاں تک تھا میرا آپ کا ولاگ. امید ہے آپ کو پسند آیا.